मतलब ये आज हम जो है सबसे पहले तो प्रोजेक्ट जो है ना नोड का वो बनाना सीखेंगे। ठीक है, ये हमने क्लास में भी किया था, लेकिन हम एक दफ़ा जो है ना प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये वीडियो में भी रिकॉर्ड रहे, आपने बाद में जब प्रैक्टिस करनी हो उसके लिए भी आपके पास मौजूद रहे। ठीक है, विद बेबी स्टेप से स्टार्ट करेंगे, फिर कैसे फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है, किस तरह हमने लेके चलना है। ये कल को जब हम कोई ऐप क्रिएट करते हैं, कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो हमें कैसे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो सिंपल अपने जो है ना, आपने जो पेरेंट फोल्डर होगा, जो भी आपने बनाया होगा जिसमें आप काम कर रहे होंगे, ठीक है, मैंने ये बनाया है, इसमें मैं क्लासेस वगैरह डिफरेंट चीज़ें करता हूँ। तो मैं यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ, किसी भी नाम से बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट के नाम से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, लेकिन सेपरेट फोल्डर होना है। ठीक है, वो फोल्डर एक क्रिएट करेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, मोस्टली स्टेप्स पहले की तरह ही होंगे जैसे हम ऑलरेडी क्रिएट करते हैं फाइल वगैरह। ठीक है, इसमें एक दो स्टेप्स न्यू ऐड होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक app.ts की फाइल बना लेंगे, आप कुछ भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये ऐप की ही बनाएं, लेकिन एक प्रोटोकॉल के हिसाब से मैंने ये बनाई है। ठीक है, app.ts की मैंने फाइल बना ली है, इसके साथ ही मैं टर्मिनल भी ओपन कर लूँगा अपना। ठीक है, टर्मिनल में हमें पता है कि हमने सबसे पहले कौन सी फाइल रन करनी होती है, कौन सी कमांड रन करनी होती है। टाइपस्क्रिप्ट के लिए हमेशा सबसे पहले जो है ना TSC माइनस माइनस इनिट की फाइल जो है ना, इनिट की कमांड रन करनी होती है। ठीक है जी, हमारी TS कन्फिग की फाइल बन गई। उसके बाद देखें जी, इनिट की फाइल होगी। अब ये नोड का प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो है हमारे पास एक स्पेशल कमांड होती है npm init -y। ठीक है, हम इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके देखेंगे क्या होता है। जैसे ही मैं इसको npm init -y करूँगा, तो हमारे पास यहाँ पे एक पैकेजेस की फाइल जो है ना, पैकेज डॉट जेसन की फाइल जो है ना, ये हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब पैकेज में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट डिपेंडेंसीज आती हैं, क्योंकि अब हमने जैसा जैसा कोड आगे लेके जाएंगे, तो हमें कोड में जो है ना मुख्तलिफ npm की कमांड यूज़ करेंगे, npm की लाइब्रेरीज ऐड करेंगे। तो सारी देखने के लिए ना हमें ये पैकेज और जेसन जो है ना उसका पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें सारी डिपेंडेंसीज पता चलती है कि वो डिपेंडेंसीज जो है वो कहाँ कहाँ में, मतलब कौन कौन सी हमने ऐड कर ली या कौन कौन सी अभी तक ऐड नहीं की। ठीक है, ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल से पता चलेगा। अब अगली देखते हैं अगली कमांड हमारी कौन सी है। अच्छा, उसके बाद कहता है कि जब हमने प्रोजेक्ट के लिए पॉलिंग नोड जेएस प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम ये कमांड लिखेंगे, फिर उसकी टाइप्स ऐड करेंगे। ठीक है, इसकी टाइप्स ऐड करेंगे नोड की, नोड जेएस की टाइप्स ऐड करेंगे। उसकी कमांड इस तरह है। ये सारी कमांड जो है ना एनपीएम की, आपको मैंने आपको पहले बताया था, ये एनपीएम की वेबसाइट से मिल जाएंगी। ठीक है ना, एनपीएम की वेबसाइट जो है, गूगल पे आप सर्च करेंगे एनपीएम, तो वहाँ से एनपीएम की वेबसाइट पे जाके आप ये टाइप्स की भी रेटिंग ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमने पहले कमांड रन की है, ठीक है, नोड की इनर की, तो वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं इस कमांड को जैसे मैं रन करता हूँ, तो ये टाइप्स की डिपेंडेंसी जो है ना, ये ऐड हो जाएगी आपके प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, ये देखिए ठीक, हमारे पास अब पैकेज लॉग डॉट जेसन के नाम से ऐड हो गई है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें सारा उसने एक ऑब्जेक्ट टाइप बना दिया पैकेज का, कि भी वो बता रहा है कि प्रोजेक्ट फाइल का नाम है, इसका वर्जन 1 है। ठीक है, जो जो सारी चीज़ लिखी है, और इसकी डिपेंडेंसी देखें, डेप डिपेंडेंसीज देखें कि उसने डेप डिपेंडेंसीज के अंदर टाइप्स ऐड कर दिए। ठीक है, उसने हमारे पास एक टाइप एक डिपेंडेंसी ऐड कर दी है, एक मॉड्यूल ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे नॉट मॉड्यूल कौन सा ऐड किया हमें, टाइप का ये वर्जन। ये चीज़ें जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप एडवांस करेंगे ना, आपको पढ़नी आएंगी, मतलब कि ये किस तरह करनी है। लेकिन फिलहाल आप इसको समझे कि बस ये पैकेज जो है ना, इसको इसमें आप अगर आप चेक करेंगे ना, आपका कोड रन नहीं कर रहा, सही तरह काम नहीं कर रहा, तो अपने डिपेंडेंसीज चेक करेंगे कि यार ये डिपेंडेंसीज कंप्लीट है। ये अभी एक आपको नजर आ रही है टाइप की, लेकिन जिस तरह से आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता जाएगा, आपके मतलब एक प्रोजेक्ट के अंदर अगर हमें 10 तरह की फाइल होंगी, HTML की भी होगी, CSS की भी होगी, ठीक है, TS की होगी, जावास्क्रिप्ट की होगी, ठीक है, बैकएंड की मॉड्यूल फाइल्स होंगी, तो वो सारी जो है ना, वो सारी इसकी सब चीज अलग अलग डिपेंडेंसीज होंगी। वो सारी डिपेंडेंसीज जो है ना, वो आपको यहाँ पे शो होंगी पैकेज के अंदर। ठीक है, पैकेज जेसन के अंदर, पैकेज लॉग जेसन के अंदर आपको सारी शो होंगी। ठीक है, अब हमारे पास ये क्रिएट हो गया। अब हमारे पास इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम इसको रन करने के लिए सिंपल TSC करते हैं ताकि हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल बन जाए। ठीक है, तो हमारी app.js बन जाएगी। ठीक है जी, ये हमारा मतलब जब भी हमने अपना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है,
तो इस तरह स्टार्ट करना है हमने उसको। अब जब भी हमने अपना कोई भी कोड स्टार्ट करना है, जो भी करना है, तो हमने उसको अब नोड के प्रोजेक्ट में बनाना है, ठीक है ना। अब हम इसके आगे देखते हैं, आगे हमने आज क्या करना है। आज हमने पढ़ना है जेसन, ठीक है। जेसन क्या होता है? जेसन होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की नोटेशन है। अब नोटेशन है, नोटेशन भी दो टाइप्स की हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे किस, मतलब दो टाइप्स की किस तरह है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। एक इग्नोर की भी फाइल बनाई थी ना, समझ नहीं क्या कह रहे हैं? उन्होंने एक इग्नोर की भी कोई फाइल बनाई थी। वो गिट इग्नोर की फाइल बनाई थी, बिल्कुल वो भी बनाते हैं वो। बिल्कुल अच्छा कि आपने याद करा दिया। गिट इग्नोर की एक फाइल बनाई थी हमने, वो भी देखते हैं। हमने सारी फाइलें बना दी, एक गिट इग्नोर की फाइल बनानी है, उसमें देखना है। अच्छा ये अब ये इशू क्या आ रहा है, जो हम पहले डाटा लगा रहे थे ना, तो हम कर रहे थे क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट की तरह, ठीक है। ये तरीका कार है कि उसमें हम बता रहे हैं इसको टाइप स्क्रिप्ट की तरह, ठीक है। हमने उसकी टाइप्स नहीं बताई थी ना, तो इसलिए वो ज़्यादा एरर दे रहा था। इसको हम ऐसे करते हैं, नेम को ये टाइप पहले बतानी पड़ेगी। अच्छा जी, एक और आपको चीज़ बताया तो पहले इस्लाम ने याद कराई है, गिट इग्नोर की, ठीक है। गिट इग्नोर की फाइल एक हमने बनानी है। ये करेगी क्या है, ये गिट इग्नोर की होता है कि अब हमारी ना कुछ डिपेंडेंसीज हैं, नोड मॉड्यूल्स हमने ऐड किए हैं, ठीक है, टाइप्स ऐड की हैं, पैकेजेस है। अब हमने बेसिकली जो है ना, जो हमने गिट को चीज़ें भेजनी होती है ना चेंजिंग, वो अब हम जो भी चेंजिंग करते हैं वो मॉड्यूल में भी चेंज होती है, ठीक है, इसमें भी चेंज होती है, हर चीज़ में चेंज होती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने है ना उनको इग्नोर करना है, कुछ चीज़ें हमने इग्नोर करनी है, ताकि हमारी वो चीज़ें बार बार जो है ना अपडेट ना हो गिट के अंदर, ठीक है। अब वो बार बार अपडेट होंगी तो हमारा बाकी जो मेन काम है वो रुका रहेगा, ठीक है ना। जो हमने यहाँ पे चेंजिंग कर रहे हैं मुसलसल कोड के अंदर, वो रुके रहेंगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने इग्नोर करवाना है कि वो गिट में अपलोड ना हो। साथ साथ अगर हम गिट का प्रोजेक्ट चला रहे हैं, यहाँ पे अगर हम गिट का भी ओपन कर लें, मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ, आपको गिट इग्नोर की फाइल बना के दिखाता हूँ बनानी कैसे है। आपने क्या लिखना है, डॉट लिखना है, GIT गिट, IGNORE, गिट इग्नोर। जैसे आप उसकी फाइल क्रिएट करेंगे, डॉट गिट इग्नोर, स्पेलिंग तो इसकी ठीक है। तो ये गिट इग्नोर की जब फाइल क्रिएट होगी, इसके अंदर क्या करना है आपने कि एक स्लैश डाल के और सारे लिख देना नोड, जिस तरह ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मॉड्यूल्स। अब वो क्या करेगा, जब भी गिट की फाइल अगर अपलोड करने लगेगा तो इसको इग्नोर कर देगा, ठीक है ना। मतलब नोड मॉड्यूल्स को अपलोड नहीं करेगा साथ साथ, ठीक है ना। क्योंकि नोड मॉड्यूल्स को आपने अपलोड भी नहीं करना गिट में, क्योंकि अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह भी अगर अपना प्रोजेक्ट ट्रांसफर भी करना है ना, कॉपी भी करना है, तब भी आपने कोशिश करनी है कि नोड मॉड्यूल को कॉपी नहीं करना, ठीक है ना। नोड मॉड्यूल तब तक चाहिए होता है जब तक फाइल वहां पे रन कर रही होती है, ठीक है। अच्छा टाइप स्क्रिप्ट का देख लें, उसने क्या किया हुआ है कि पहले उनकी टाइप्स डिफाइन की है एक उसके अंदर, फिर उसी नेम के अंदर उसने उसकी वैल्यू भी इनिशियलाइज करा दी, ठीक है। पहले बताया जी नेम स्ट्रिंग टाइप का है, एज नंबर टाइप का है, और सिटी जो है स्ट्रिंग टाइप का है। फिर उसने बताया जी ये जो नेम है वो क्या है जी, जॉन डो है, एज उसकी 30 है, और सिटी जो है न्यूयॉर्क है, ठीक है। फिर उसने डॉट नोटेशन के साथ उसको प्रिंट कराने का तरीका बताया। क्या बताया कि जो नेम जो है वो पर्सन डॉट नेम से एक्सेस करेंगे, मतलब पर्सन उसका ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर जो एट्रीब्यूट है उसका कौन सा, नेम, ठीक है। फिर उसके बाद कहना मैं उसका पर्सन जो है ऑब्जेक्ट है, एट्रीब्यूट क्या है उसका, एज, ठीक है जी। पर्सन जो है उसका ऑब्जेक्ट है, और एट्रीब्यूट क्या है उसका, सिटी, ठीक है। इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं, सिंगल सी एंड ऐप, नोड ऐप, सिंगल एन से भी हो जाएगा, नोड ऐप, ठीक है जी। अब मैंने ऐप डॉट जेएस है। नहीं, आप ऐप के साथ भी कर सकते हैं, आपको पता है ना ओके। कि कौन सी फाइल आपने करनी है, ठीक है ना। हाँ आप ये खाली ऐप का जो करेंगे तो नोड के साथ जाहिर सी होगा TS की फाइल तो नहीं आ रही, नोड के साथ खाली ऐप ही, मतलब JS की फाइल ऑटोमेटिकली रन होगी।
आपको उसकी फाइल एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं, उससे पता था ये मतलब जब होगा जब आपके पास फाइल ज्यादा होंगी, ठीक है ना, तो तब आप करेंगे। वैसे आप कोशिश करें जो सिंगल फाइल में आप करें तो आप सिंगल नेम भी लिखेंगे, तब भी सिंगल से भी वो उसको काउंट कर लेगा, ठीक है। तो देखिए उसने क्या किया, ये जो हमने डॉट नोटेशन के साथ उसको कॉल किया था, उसने उसके जो है ना एट्रीब्यूट्स हमारे सामने प्रिंट करा दिए उस ऑब्जेक्ट के। अच्छा, एक तो इसका डॉट नोटेशन के साथ है, अच्छा दूसरा उसके जो है उसका है क्या कहते हैं इसको, ब्रैकेट नोटेशन के साथ, ठीक है। अब ये दो है, अब दूसरा भी मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों का काम सेम ही है, ठीक है। अब ब्रैकेट नोटेशन में क्या हो रहा है, पर्सन लिखा हुआ है, और जिस तरह अरे नहीं लिखे थे, अरे का नंबर कॉल करते थे, उस तरह अरे की तरह अंदर जो है ना उसका नाम लिख दिए, ठीक है। मतलब ये पर्सन के अंदर उसकी अरे है, मतलब ऑब्जेक्ट यही है ना कि एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर इतनी सारी डाटा टाइप्स हैं, तो वो कह रहा है कि पर्सन के अंदर जो नेम टाइप की अरे है उसको कॉल कर लो ब्रैकेट के अंदर। अब जब पर्सन के अंदर नेम को कॉल करेंगे तो नेम प्रिंट करा देगा, पर एज को कॉल करेंगे तो एज करा देगा, सिटी को कॉल करेंगे तो सिटी को करा देगा। इसको चला के देखते हैं, ठीक है। वो दोनों दफा दोनों की आउटपुट सेम ही है, ठीक है। ये दो नोटेशन है, एक है डॉट नोटेशन, दूसरी है ब्रैकेट नोटेशन, ठीक है। ये दो नोटेशन है, ठीक है ना। इसमें ये दो नोटेशन याद रखनी है, एक आपकी डॉट नोटेशन है और दूसरी ब्रैकेट नोटेशन है। अच्छा, अब सर ने क्वेश्चन ये किया था कि ये मतलब ज़रूरी क्यों है, मतलब कि अब दोनों ही का काम सेम है, तो फिर कहने में फ़र्क क्या होगा दोनों में, ठीक है ना। काम तो दोनों का सेम है। ये मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ये एक एग्जांपल मैंने आपके लिए रखी है, ताकि आपको समझ आएगी कि ब्रैकेट जो नोटेशन है उसमें क्या फ़र्क है। ये देखिए जी, ये ऊपर एक, जिस तरह पहले हम यूं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे ना, सिंगल लाइन में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बेसिकली हम उसको कॉमा से वो डिफर कर रहे हैं ना, नेक्स्ट उसको बता रहे हैं कि कॉमा से आगे बता रहे हैं ना, ठीक है। तो वो कॉमा से आगे जो है ना वो एक अरे टाइप बना दिया, ये अब बनाइए ऑब्जेक्ट अरे, ठीक है। पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, बता रहे थे नेम और ये है, लेकिन ये पूरी अरे है, ये ऑब्जेक्ट टाइप की अरे है, कि मतलब एक बुक है तो बुक की टोटल चीजें लिख दी है हमने, इसको वो नहीं किया कि नेम, बुक का नेम मतलब ये होगा, इसका हम उससे कॉल नहीं करेंगे। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जब अरे हम कॉल करते हैं तो हम उसको इंडेक्स से कॉल कर लेंगे ब्रैकेट नोटेशन के अंदर, इसलिए फिर जब जहाँ पे हमने अरे कॉल होगी और ब्रैकेट से, सॉरी जहाँ पे अरे कॉल होगी तो इंडेक्स से कॉल करना होगा, तो हम उसको फिर इस तरह कॉल कर लेंगे, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है डाटा जो है वो हजारों और पता नहीं कितने उसमें हो, ठीक है। आपको तो नहीं पता कौन सी जगह पे कौन सा पड़ा हुआ है। डॉट नोटेशन उस वक्त काम आएगी जब आपको पता हो पहले से कि भाई कौन सी चीज किस टाइम कॉल करनी है, तो मतलब छोटा डाटा डाटा सेट हो, डाटा कम हो, तो आपको जब पता होगा तो आप डॉट नोटेशन यूज करेंगे, लेकिन जब आपको पता नहीं होगा तो फिर आप कौन सी यूज करेंगे, ब्रैकेट नोटेशन, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले पे उसके एक नाम पड़ा हुआ है, दूसरे पे ऑथर पड़ा हुआ है, तीसरे पे उसका साल पड़ा हुआ है, और पांचवे पे उसकी जेनरे पड़ा हुआ है, ठीक है। हमने बारी बारी जो है ना उनको उनकी अरे की जो है ना इंडेक्स कॉल की हुई है, ठीक है, थ्रू किसके, ब्रैकेट नोटेशन के लिए, ठीक है। अब ब्रैकेट नोटेशन की जब कॉल की हुई है तो हम देखते हैं अब इसको रन करते हुए क्या आंसर आता है। तो देखिए, टाइटल की जगह पे बुक, ऑथर की जगह पे उसका नेम, ईयर की जगह पे उसका ईयर, और जनरल की जगह पे, ऑनर की जगह पे उसका फिक्शन आ गया, ठीक है। बुक का ऑनर, ये देखें ना इस तरह बना, मैं इसको सिंगल अरे में ला के दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये सिंगल अरे में लेके आते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा अरे का। मैंने आपको ऑब्जेक्ट की शक्ल भी बना के दिखाई है और अरे की शक्ल भी बना के दिखाया है। ये वैसे अरे है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अरे है। तो लेकिन फर्क क्या है कि जब आपको पता होगा किसी चीज़ का तो आप डॉट नोटेशन यूज़ करेंगे, लेकिन जब आपको कहीं पे ऐसी जगह का डाटा सेट बहुत बड़ा है और आपको सिर्फ आपको लोकेशन से उठाना है, ठीक है, इंडेक्सिंग से उठाना है, कि फलानी इंडेक्स पे जाके फलाना, ठीक है ना, तो फिर आपने उस अगर आपको बाय नेम पता होगा तो फिर आप बाय नेम जो है ना फिर आप डॉट मेथड से उठाएंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई है। इसको मैं अभी थोड़ा सा और डिफाइन करूंगा। पहले आपको बता दें होस्टिंग, होस्टिंग सर ने एक क्वेश्चन रखा था, मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ जो क्लास में हुई है और जो सर ने असाइनमेंट के लिए दिया है। ये क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फ्राइडे को करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि होस्टिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट के होस्टिंग क्या है जी, बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जो बिहेवियर है वो क्या बिहेवियर है, वेयर डिक्लेरेशन आर मूव टू टॉप ऑफ द स्कोप ड्यूरिंग द कोड एग्जीक्यूशन। मतलब क्या होता है होस्टिंग में
कि आप उसका जो डिक्लेरेशन है वो टॉप पे ले जाते हैं। बेशक नीचे बताया हुआ फंक्शन कॉल्स है, लेकिन उसको कॉल जो है ना वो आप पहले कर लेते हैं। ठीक है, दिस अलाउज यू टू यूज वेरिएबल एंड फंक्शन बिफोर दे एक्चुअली डिक्लेयर्ड इन योर कोड। मतलब कोड में डिक्लेयर होने से पहले ही आप उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है ना। हाउएवर देयर असाइनमेंट और इनिशियल वैल्यूज आर नॉट होस्टेड, उनकी वैल्यूज नहीं होस्टेड होंगी, लेकिन उनका एक नाम जो है ना वो अपर नेम फंक्शन जो है टॉप पे इजीली होस्ट हो जाएगा। जिन सिर्फ नेम है, इसकी जो स्कोप है ना, जो मतलब मामला है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ फंक्शन वाले लेक्चर के अंदर कि भाई ये कैसे होगा। अगर उसको बेहतर तरीके से देख रहे हैं तो आप एग्जाम्पल के साथ फिर वो दूसरी वीडियो देखें फॉर लूप और जो करना में जिसमें फंक्शन वाली थी उसको जाकर देखें, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ जो एरो फंक्शन है वो अपने इनिशियलाइजेशन से पहले कॉल नहीं हो सकता, और जो नेम फंक्शन जो सिंपल प्लेन फंक्शन है वो पहले कॉल हो सकता है। ठीक है ना। तो ये बेसिकली होस्टिंग का फर्क है। ये सर ने क्वेश्चन दिया था तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। सर आपको बुला के भी पूछ सकते हैं, किसी तरह भी पूछ सकते हैं, तो आपको बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वो अपने डिक्लेरेशन से पहले हो एरो फंक्शन कॉल नहीं हो सकता, और जो नेम फंक्शन प्लेन फंक्शन है वो अपने डिक्लेरेशन से पहले कॉल हो सकता है। ठीक है। सी प्लस प्लस में भी अक्सर होता है कि आप जब क्या नाम है कोई मतलब फंक्शन स्टार्ट करने लगते हैं तो आप पहले ऊपर जो है ना उसको डिक्लेयर करवाते हैं टॉप पे, फिर नीचे आके आप क्या नाम है मेन फंक्शन के बाहर जाके आप उसको डिक्लेयर मतलब इनिशियलाइज कराते हैं उसको जो काम है, लेकिन पहले ऊपर जो है टॉप पे आप उसको उसको क्या कहते हैं वॉइस क्लास भी कराते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे है दूसरा डिफरेंस बिटवीन डॉट नोटेशन एंड ब्रैकेट नोटेशन इन ऑब्जेक्ट्स एंड वेयर दे आर सुटेबल टू यूज। मतलब कहाँ पे सुटेबल है मैंने पहले बात कर ली है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि डॉट नोटेशन इज यूज्ड व्हेन यू नो द एग्जैक्ट नेम ऑफ प्रॉपर्टी यू वांट टू एक्सेस। आपको पता हो आपने कौन सी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के अंदर आपको पता हो आपने कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। ठीक है ना। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी का नेम नहीं पता या कोई भी मामला है आपको नहीं पता, तो आपने क्या करना है, आपने फिर ब्रैकेट नोटेशन यूज करनी है। उसकी इंडेक्सिंग के थ्रू ब्रैकेट के अंदर उसकी इंडेक्स दे दें, उसको कोई भी चीज मतलब रेफरेंस दे दें जब रेफरेंस यूज करना होगा। ठीक है ना। बेसिकली इंडेक्सिंग के रेफरेंस दे रहे हैं ना हम उसका। ठीक है। जब आपको उसका रेफरेंस देना होगा तो ब्रैकेट नोटेशन यूज करेंगे। लेकिन अगर पहले से प्रॉपर्टी का पता है, एग्जैक्ट प्रॉपर्टी नेम पता है ऑब्जेक्ट की, तो जब आप कंसाइज है और इजी टू रीड है, आपको पता है, जब देखें ना तो ये छोटा सा पर्सन की दो मतलब 2 या 3 लिखी हुई है, लेकिन अगर एक पर्सन के अंदर आप प्रॉपर वो देखें तो 20 से 30 भी निकल सकती हैं। 200 हड्डियां हैं। ठीक है। आंख का कलर ये है, आंख का साइज इतना है, कान का साइज इतना है, होंठ का इतना है, 32 दांत है। मतलब कितना लिखते जाएंगे तो इतना लंबा लेंथ हो जाएगी, लेकिन आप हर एक की चीज को तो नहीं कॉल करेंगे, तो फिर आपको रेफरेंसिंग यूज करेंगे ब्रैकेट नोटेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपने डॉट मेथड यूज करना है और कहाँ पे आपने ब्रैकेट नोटेशन यूज करनी है, डॉट नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन। अच्छा जी, ये समझ आ गई है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि भी मैंने आगे थोड़ा सा वही बताया हुआ डॉट मिशन यूज डॉट मिशन वेर यू फिक्स प्रॉपर्टी नेम, यहाँ पे फिक्स हो। ठीक है। वैलिड जेनेरिक आइडेंटिफायर हो, कोई स्पेस वगैरह ना हो, मतलब सिंपल हो। ठीक है। और क्या कहते हैं ब्रैकेट मिशन तब यूज करनी है व्हेन यू नीड टू एक्सेस प्रॉपर्टी डायनामिकली। डायनामिकली ये होता है कि एक नंबर वाइज एक प्रॉपर्टी रखी हुई है तो आप फॉर लूप के जरिए कॉल कर लो उसको। ठीक है ना। आप 10 तरह की प्रॉपर्टीज बना लो, उसके अंदर 10 तरह के ऑब्जेक्ट बना लो। अब 10 तरह के ऑब्जेक्ट को 10 प्रॉपर्टी कॉल करनी है, तो आप किससे कॉल करोगे, फॉर लूप से कॉल करोगे। ठीक है ना। आप ऑब्जेक्ट लिखोगे, ऑब्जेक्ट के साथ फिर मैं ब्रैकेट डाल दोगे जिस तरह लूप उसके डालते हैं अरे की, उसके अंदर आई लिख दोगे। ठीक है। अब जो पहले इंडेक्स पे पड़ा होगा वो पहले इंडेक्स को पढ़ा शो करा देगा, दूसरे इंडेक्स से पढ़ेगा दूसरे इंडेक्स पे शो करा देगा, जो तीसरे इंडेक्स पे होगा। देखे ना, यहाँ पे हमने इंडेक्सिंग दी हुई है 0 1 2 3। ठीक है। बजाय कि मैं फॉर लूप लगाऊँ इसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर इसके अंदर मैं लिख दूँ आई, चारों के अंदर आई लिख दूँ। ठीक है। और ऊपर कोई फॉर लूप चला दूँ। पहले हमारा ये 0 वाला प्रिंट होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, लेकिन ये तो 4 के लिए। लेकिन अगर मेरे पास 1000 हो तो मैं क्या करूंगा, फॉर लूप कॉल करूंगा ना। मैं 1000 बारी बारी लिखूंगा तो नहीं, इस तरह जैसा मैंने अभी कंसोल लिखे हुए हैं, मैं 1000 बारी बारी तो नहीं लिखूंगा। ठीक है ना। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया हमारा। अब कुछ क्वेश्चन सर ने दिए थे हमें। ठीक है जी, वो थोड़ा से करेंगे ताकि वो बेसिकली फंक्शन और दूसरी चीज़ों को वगैरह अपनी लॉजिक्स क्लियर करने के लिए है। ठीक है। पहला फंक्शन था राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एरिया निकल आएगा। लेकिन हमने यहाँ पे उसको थ्रू फंक्शन किया है थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके, ताकि हमें थोड़ा सा ना हमारी प्रोग्रामिंग एबिलिटी थोड़ी सी अच्छी हो। ठीक है।
यहाँ पे देखे जी आपको थोड़ा सा अच्छा जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, कैलकुलेट रेक्टेंगल एरिया। ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हो, आपकी मर्जी है, रेक्टेंगल एरिया रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो जो आपको इजी लगे। अब उसके अंदर आप दो पैरामीटर ले रहे हैं, लेंथ और विड्थ। ठीक है ना, और किस टाइप का फंक्शन है, अब यहाँ पे आप उसकी टाइप भी बता रहे हैं कि फंक्शन के टाइप के नंबर, क्योंकि उसने बेसिकली रिटर्न क्या करना है, एक नंबर रिटर्न करना है ना उसने। ठीक है, तो फंक्शन आपका क्या रिटर्न कर रहा है, नंबर रिटर्न कर रहा है, तो आपने उसकी टाइप भी बता दीजिए, हमारा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, नंबर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद वो रिटर्न में क्या लगाया हमने, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, जो फार्मूला है उसका। ये आपकी मर्जी है, डायरेक्ट भी आप रिटर्न करा सकते हैं, आप किसी मतलब वेरिएबल में स्टोर करा के उस वेरिएबल को रिटर्न करा सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन ये बेस्ट होता है, इतना शॉर्ट कोड करें, उतना कम टाइम एग्जीक्यूट करने में लगता है उसको, उतना ही फास्ट आपकी वेबसाइट या इतना आपका कोड फास्ट चलता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि जितना कोड लेस होगा, जितना कोड अच्छी तरह से बनाया होगा, ठीक है, जितना उतना ही कोड आपका फास्ट होगा, उतनी आपकी वेबसाइट फास्ट होगी, उतना आपका फंक्शन जो है फास्ट चलेगा। ठीक है ना, तो जितना आप मतलब कम वेरिएबल का यूज करें, कम मेमोरी वेस्टेज करें, तो उतना अच्छा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने बजाय के एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, नंबर टाइप का, उसके अंदर लेंथ और विड्थ की वैल्यू स्टोर कराते हैं, फिर उस वेरिएबल को रिटर्न कराते हैं। हमने क्या किया, डायरेक्ट लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ को रिटर्न करा दिया, अब जो उसका आंसर आएगा वो डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, बेसिकली जो है ना, हम पुरानी लैंग्वेजेस जो करते हैं ना, सी वगैरह, उसमें इस तरह होता नहीं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ है कि आप डायरेक्ट भी रिटर्न कर सकते हो कोई भी चीज़, मतलब डायरेक्ट फार्मूला जो है ना डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं। उसमें ये है, आपको था कि आपको थोड़ी मेमोरी वेस्ट करनी पड़ती थी, एक वेरिएबल नया क्रिएट करके उसके अंदर स्टोर करके उस वेरिएबल को पता रिटर्न करना पड़ता था। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है डायरेक्ट भी रिटर्न कर सकते हो वैल्यू। ठीक है, ये जरा इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी मेमोरी वेस्ट हुई है, क्या किया हुआ है कि तीन मतलब दो वैल्यूज लिखी हुई हैं, 5 और 3, और फिर उन वैल्यू को रेफरेंस पास किया हुआ है। ठीक है, हम इस तरह भी करेंगे, हम एक और तरीके से भी करेंगे। ठीक है, पहले हम इसको रन कराते हैं, हमारा क्या आंसर आता है, नहीं मसला करेगा। अभी देखें तो सही, आप क्या इशू कर रहे हैं। अच्छा, लेंथ वन का इशू ये आ रहा है कि हमने लेंथ वन, और तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, मल्टीप्लाई ऊपर से डिक्लेयर नहीं किया, नहीं ये दूसरा लेंथ है, ये यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, वो अलग है। हाँ, वो उधर ऊपर चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये तो फंक्शन की है ना, ये तो पैरामीटर है। यहाँ पे तो वो चीज़ पास करें जो हमने क्रिएट की है। ठीक है, ऊपर नहीं चेंज होगा। वो क्या बता रहा था कि लेंथ जो डिक्लेयर नहीं है, जो हमने यहाँ पास किया था, हमने तो डिक्लेयर किया था लेंथ वन, तो वो लेंथ ऊपर डिक्लेयर हो गया था, तो दोबारा उसको करेंगे। अब यहाँ पे वो दे रहा है एरिया रेक्टेंगल इज 15। ठीक है, अब बजाय कि मैं इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पास करने की बजाय डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यूज पास करता हूँ। मैं करता हूँ 8 × 5, मतलब रेफरेंस किसी वेरिएबल में स्टोर करा के, ठीक है, उसके अंदर रेफरेंस पास करने की बजाय को भी सारा कमेंट करते हैं मैं आपको, ताकि क्लियर हो जाएगा। ये देखें, एक फंक्शन ऊपर क्रिएट किया, डायरेक्ट उसके अंदर हमने वैल्यूज पास कर दी। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज पास कर रहे हैं, जो हमने वैल्यूज पास कर रहे हैं, मतलब हमने अपनी मेमोरी वेस्ट नहीं की, हमने डायरेक्ट जो है ना इस तरह कर लिया। अब लेकिन ये जो लेंथ और ऊपर वाली क्रिएट किया ना, तब काम आएंगे जब हम इंक्वायरर और जो है ना अपना प्रॉम्प्ट यूज करेंगे, जब हम यूजर से वैल्यू मांगेंगे। ठीक है, जब यूजर से वैल्यू मांगेंगे तो ऑब्वियसली पहले यूजर से वैल्यू जो है किसी वेरिएबल में स्टोर होगी, और वो वेरिएबल जो है ना हम यहाँ पे उसको एज अ रेफरेंस पास कर देंगे। अब वो रेफरेंस जब पास होगा, वो कैलकुलेट करके एरिया के अंदर स्टोर करेगा, अब एरिया जो है ना फिर हम यहाँ प्रिंट कर देंगे। ठीक है ना, हम बेसिकली कैलकुलेट का फंक्शन हम डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते थे, ठीक है ना, कंसोल डॉट लॉग के अंदर, मतलब इसके अंदर वो करने के जाए, लेकिन हमने ना इसको प्रेफर किया कि इसके अंदर स्टोर करके और फिर इसको यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में किसी ने मतलब कोई क्वेश्चन करना है तो बताएं। एक वाला मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है ना, यहाँ पे एक सेकंड,
ठीक है, यहाँ पे हम अपना फंक्शन को नाम लिखते हैं। ठीक है, इस वाले को भी रन करते हैं, दोनों को रन करते हैं। ठीक है, फंक्शन जो कॉल किया है वो भी, उसको भी मतलब फंक्शन जो कॉल है उसकी वैल्यू भी आ रही है, और जो हमने ऊपर वेरिएबल के थ्रू लिखा वो भी आ रही है। इस्लाम और तमीम समझ आ रही है आपको? नवाब से बात समझ नहीं आई। हमने पिछले एक्सरसाइज में अपने प्लस माइनस के क्वेश्चन किए थे ना हमें। हाँ जी, ये सेम वही है, अभी हम फंक्शन लगा रहे हैं। लेंथ को एक वेरिएबल है, विड्थ को एक वेरिएबल है, उसको मल्टीप्लाई करो। मतलब फंक्शन से आप कह रहे हैं, फंक्शन से क्यों कर रहे हैं हम? फंक्शन चल हम इसलिए कर रहे हैं। कि अगर हमें मल्टीपल टाइम्स को मतलब वो करना है, हमने उसको प्लस माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो हम सिर्फ फंक्शन में वैल्यूज देते जाएंगे, बजाय कि हम बारी बारी वो लाइन रिपीट करें। नहीं, वो तो हम भी दे देंगे ना, लेंथ और विड्थ को वेरिएबल दे देंगे। अभी भी तेरा वेरिएबल ही दिया है, 5 और 8 वेरिएबल ही दिया है ना। लेंथ को यार 8 दे दिया, विड्थ यहाँ को पे 5। मैं इसको 10 दफा लिख दूँ, एक सेकेंड। ठीक है, इसके अंदर अब मैं वैल्यूज चेंज कर देता हूँ। जितनी दफा कॉल करूंगा हर दफा वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, फंक्शन बनाने का मकसद ये है कि आप जो है ना, सिर्फ दो चीज़ें मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, और वो जितनी दफ़ा कॉल करो तो डिफरेंट आंसर आ रहा है। अगर आप इस मतलब बगैर फंक्शन के करेंगे तो फिर आपको हर चीज़ दोबारा 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 उसको फंक्शन को दोबारा मतलब करना होगा, और वो उसको ओवरराइड करता रहेगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे कोई वैल्यू किसी को ओवरराइड नहीं कर रही। नहीं, मेरा मतलब है अगर हम देखें ना, 5 8 लगाया आपने, 8 मल्टीप्लाई 5 करें, 7 मल्टीप्लाई 6 करें, वो नहीं जगह मल्टीप्लाई कर दें और भी है। ये देखो ना, ये वाली लाइन नहीं नहीं, वो तो फॉर्मूले वो फंक्शन किया ना, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, अपने पुरानी वाली एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं वो भी ठीक है, वो भी ठीक था। लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली फंक्शन को डील कर रहे हैं ना, कि फंक्शन के साथ हम कैसे करेंगे, और फंक्शन के साथ हमें आसानी कितनी हो रही है कि हम 10 दफा कॉल करें, 10 दफा। जब आप ये करेंगे ना, क्या कहते हैं, ये कैलकुलेटर बनाएंगे, तब वो आपको समझ आ जाएगा कि ये फंक्शन का क्या फायदा। क्योंकि फंक्शन कैलकुलेटर के अंदर आपने 10 दफा मल्टीप्लाई को कॉल करना है, तो आप बार बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप उसका सिर्फ फंक्शन कॉल करेंगे मल्टीप्लाई का, और जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप प्लस उसका फुल एडिशन का कॉल करेंगे, एडिशन हो जाएगा, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, मतलब कि जो हम पढ़ा रहा हूँ, तो वो एक वक्त में एक बस बार बार कॉल करने के लिए यूज होता है। अभी ये हमने एक क्वेश्चन देखा अभी, हम बाकी दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट एंड कैलकुलेट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ये होता है जो 3 दफा मल्टीप्लाई हो। ठीक है, बजाय कि हम ये भी कर सकते हैं कि एक साइड मतलब हम ले लें, उसको 3 दफा मल्टीप्लाई कर लें, या उसको रेस टू पावर 3 कर लें। ठीक है ना, रेस टू पावर 3 का हमने लास्ट टाइम देखा था कि कैसे रेस टू पावर 3 करते हैं, रेस टू पावर कैसे यूज करते हैं। रेस टू पावर 3 मतलब और रेस टू पावर का फंक्शन हमने देखा था। ठीक है ना, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये रेस टू पावर 3 लगा लेंगे ये भी ठीक है। अगर या फिर आप क्या कहते हैं, इसको 3 दफा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, दोनों ही उसका क्यूब रिटर्न करेंगे। ठीक है, वही चीज़ है जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप या तो उसको बाय रेफरेंस कर लें। ठीक है, या फिर आप उसको जिस तरह आप करना चाहते हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर सकते हैं। देखिए उसने क्या किया हुआ है, एक साइड लाइन का नंबर लिया है 5, और उसमें जो है उसको रेफरेंस को पास कर दी। ठीक है, जो उसकी वैल्यू आई है वो नंबर वॉल्यूम में सेव करा के वॉल्यूम को प्रिंट करा दी। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है, सिंपल है, इजी है। ये सिर्फ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कल क्लास में जब बुलाते हैं कि भाई आओ, भाई सामने आओ, तो आपकी नज़र से गुजरे हो, आपको थोड़ा बहुत पता हो कि कैसे करना है। ठीक है ना? और दोनों मेथड ठीक है, आप रेज टू पावर 3 भी कर सकते हैं, 3 दफा मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन के लिए बुलाए, अलग क्वेश्चन के लिए भी बुला सकते हैं, लेकिन आपकी लॉजिक क्लियर होनी चाहिए कि यार मैंने कैसे काम करना है। ठीक है, ये देखिए जब मैंने स्ट्रिंग को और वेरिएबल को साथ लिख रहा हूँ तो बैक टिक यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, अब वो बता रहा है
कि वॉल्यूम ऑफ 5 इज जो है 125। अब यहाँ पे देखें हमें जरूरत पड़ सकती है मतलब एक्स्ट्रा वेरिएबल की, ठीक है ना। तो बता रहे हैं कि 5 का वॉल्यूम जो है वो 125 है। मतलब जब हम उसको दिखाना चाह रहे हैं अच्छे तरीके से, मतलब उसकी जो लोग क्या कहते हैं विजुअलिटी जो है ना वो अच्छी बनाना चाह रहे हैं, उसकी विजुअल लोकेशन मतलब लोग विजुअल जो है उसका अच्छा बनाना चाह रहे हैं, कि जेनेरिक बनाना चाह रहे हैं कि अगर जैसे कि मैं यहाँ पे अगर वैल्यू अगर 7 कर लेता हूँ तो उसकी आउटपुट क्या आएगी। ये देखिए ना, वॉल्यूम ऑफ 7 इज 3 कैटेगरी, ठीक है ना। मतलब ये भी जेनेरिकली चेंज हो रहा है और ये भी मतलब चेंज हो रहा है, दोनों डायनामिकली जो है तो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा डायनामिक है। अगर जो पहले हम देख रहे थे वो थोड़ा मतलब हार्ड कोडेड था, ठीक है ना। तो जिन डायनामिक और स्टैटिक में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन ये है, राइट अ प्रोग्राम दैट चेक्स इफ गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। बड़ी मजे की चीज़ है, इफ एल्स यूज किया हुआ है, ठीक है। जाहिर सी बात है इफ एल्स यूज करेंगे तो बताएगा ना कि मतलब ये चीज़ है या नहीं, मतलब अगर या मगर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, देखें जी, नंबर पॉजिटिव कब होगा, जब वो जीरो से ऊपर होगा। नेगेटिव कब होगा, जब जीरो से नीचे होगा। अगर दोनों नहीं होगा तो क्या होगा, जीरो ना ऊपर होगा ना नीचे होगा तो जीरो होगा ना, एल्स क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे देखो इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो तो रिटर्न क्या कर दो, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दो पॉजिटिव, ठीक है। अगर इफ एल्स नंबर जो है वो आपका जो है लेस देन जीरो है तो क्या है, नेगेटिव है ना, नीचे जीरो से नीचे क्या नेगेटिव की लाइन शुरू हो जाती है, ठीक है। और अगर वो दोनों ही है तो क्या होगा, ठीक है ना, जीरो होगा, ठीक है ना। इफ एल्स इफ तो एल्स, ठीक है। अगर कंडीशन बढ़ती जाएगी तो वो एल्सिफ होता जाएगा, लेकिन अगर कोई कंडीशन नहीं रहेगी तो आखिर में एल्स आ जाएगा, ठीक है ना। ये इफ की कंडीशन हमारी थोड़ी एबिलिटी बेहतर है। ये क्वेश्चन सर ने इसलिए दिए हैं कि हम फंक्शंस को भी यूज करना सीखें, इफ एल्स को भी यूज करना सीखें, ठीक है। आगे भी देखते हैं और क्या और भी एक चीज होगी डिफरेंट। लेकिन हमें ये देखें, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। मैंने अक्सर एग्जाम दिए हैं प्रोग्रामिंग के और उसमें ये क्वेश्चन आते हैं, इवन नोड का आता है, एज का आता है, ठीक है। और इनका ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये समझ आ गए क्वेश्चन, इस्लाम आपको ओके हो गया इसमें। आउटपुट दिखा रहे हैं इसके, देखें जी 5 हमने अगर इनपुट लिया है तो हमें पता है 5 क्या हमारा पॉजिटिव है। हम सारे नंबर लगते हैं देखते हैं ताकि हमें सारी आउटपुट पता चले, ठीक है। ये पॉजिटिव है, अगर मैं इसके साथ माइनस लगा देता हूँ और मैं इसकी आउटपुट लेता हूँ तो देखिए इसकी आउटपुट क्या आएगी, नेगेटिव। और अगर मैं इसका ज़ीरो कर देता हूँ तो हमें वो क्या रिटर्न करेगा, ज़ीरो, ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक इफ द नंबर इज इवन एंड ऑड। अच्छा, इसमें बड़े मजे की चीज़ है, हमने लास्ट में एक चीज़ की थी मॉडुलस, शायद आपको याद हो, हमने मॉडुलस किया था कि मॉडुलस होता क्या है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो है ना मॉडुलस को जो है ना डिवीजन से मतलब कंफ्यूज करते हैं कि डिवाइड डिवीजन से कंफ्यूज करते हैं या डिवी, लेकिन मॉडुलस असल में ये होता है कि जब आप किसी चीज़ से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है ना वो आपका मॉडुलस कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, वो कहता है कि अगर तो कोई कोई जो नंबर है उसका मॉडुलस 2 से डिवाइड करने के बाद जीरो आए, मतलब 2 से डिविजन के बाद जीरो है, और उसने यहाँ पे उसको ट्रिपल जीरो तरह का एब्सोल्यूट किया उसको कि ये लाजमी होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इसमें कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, लाजमी। अगर वो 2 से अगर डिवाइड होने के बाद उसकी वैल्यू जीरो आ जाए, रिमाइंडर जीरो आ जाए तो क्या होगा, इवन होगा। एल्स क्या होगा, ठीक है। या हम इसको यूं भी कर सकते हैं, एल्स इफ, ठीक है। और ये डबल ब्रैकेट लगाई और लिखेंगे नंबर, मतलब अगर कल को आपको आ जाए कि खाली और को करना है तो आपको पता होगा और को कैसे करना है, डिवाइडेड बाय मतलब मॉडुलस टू ट्रिपल इक्वल टू 1, मतलब कि अब 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर उसका 1 बचे तो क्या होगा, ओड होगा। अच्छा, मैंने एक कंडीशन लिखी है, मैं इस तरह आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। हम वैल्यू जरा ओड डालते हैं, 7 ओड वैल्यू है, ठीक है।
चेक करते हैं हमारा आंसर क्या आता है। एल्स जरूरी है कि एल्स लिखे, एरर के दे रहा है, स्ट्रिंग का एरर दे रहा है, कहाँ पे दे रहा है एरर 42 6, देखिए कहाँ पे दे रहा है नंबर, ये वाला यहाँ पे, वो तो है। हाँ यहाँ पे हमारा फंक्शन स्ट्रिंग तो रिटर्न नहीं कर रहा, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, वो बता रहा है ना कि इवन है या ओड है, रिटर्न तो वो स्ट्रिंग कर रहा है, यही तो इशू कर रही है। ट्रिपल इक्वल टू 1, इसकी टाइप हटा कर फिर यहाँ से भी हटा है, फिर जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट हो जाएगा, लेकिन करना नहीं चाहिए इसको। पहले पहले रन अपनी लॉजिक देख लेते, लॉजिक हमारी ठीक है कि नहीं, ठीक है। वैसे लॉजिक आंसर उसने पहले भी किया था, 7 इज ऑड, ठीक है ना। और अगर इसको खाली हम एल्स करके भी देखेंगे, मतलब जाहिर सी बात है अगर इवन नहीं है तो फिर वो ऑड ही होगा, ठीक है। और इवन की कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 10 देते हैं, फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, और रिजल्ट की भी रिटर्न टाइप, रिजल्ट की टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। बेसिकली वो कंडीशन में कोई इशू होगा फिर, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, चलो इवन नोड भी हो गया। अच्छा तो तीसरी चीज़ ये भी बड़ी मजे की है, ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है प्रोग्रामिंग में, कि एलिजिबल एज है कि नहीं। ऑब्वियसली वोट देने की एलिजिबल एज क्या है, 18 से अब। तो इफ़ एज इज ग्रेटर देन 18 तो एलिजिबल है, अगर नहीं तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। अगर यहाँ 25 साल एज लिखी हुई है तो उसका क्या आंसर रिटर्न करेगा, यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है ना। इफ मतलब सिंपल इफ एल्स कंडीशन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और आखिरी वाला जो है वो भी लास्ट क्वेश्चन है, वो यही है कि उसने उन्होंने लिखा है कि इसका रिजल्ट प्रिंट कराना है, ठीक है। उसको ब्रैकेट्स में कैलकुलेट करके जो है ना इस तरह आप फंक्शन में कॉल कर लें और उस फंक्शन में वैल्यू रिटर्न करें और उसको प्रिंट करा रहे हैं। सर मैंने अभी आपको बताया है कि अगर मल्टीपल टाइम जो है एक चीज़ कॉल करनी है तो आप उसको दोबारा दोबारा तो नहीं करेंगे। अरे कोई डिक्शनरी कर रही है, एक सेकेंड, एक ब्रैकेट बी क्लॉज हो रही है, एक ए क्लॉज हो रही है, अच्छा वो एक्स्ट्रा से -7, अपनी तो मतलब ब्रैकेट भी यूज़ नहीं होगी, 3 मॉडल्स टू का रिमाइंडर बचेगा ना, 4 - 3 का रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 रन चला, उसमें जो होगा 1 से डिवाइड होगा और उसको -7 कर देंगे। क्या क्या देखते क्या आंसर आता है, प्लस में आता है माइनस में आता है। थर्टी सिक्स, ठीक है। बेसिकली असल में होना ये है कि इसने डिमास रूल को देखना है, सबसे पहले ब्रैकेट्स को फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे वो 15 कर देगा, ठीक है, और यहाँ पे वो 1 कर देगा, ठीक है। फिर वो इसको अगेन देखेगा, जो 15 की है उसको मल्टीप्लाई करेगा 3 से, क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस पड़ी है। फिर उसके बाद एंड में माइनस करेगा, फिर जो इनका आंसर होगा इसको डिवाइड करेगा, फिर जो एंड में वो माइनस करेगा, क्योंकि वो सारा कुछ ब्रैकेट से बाहर है, ठीक है ना। कहना आप कुछ रह नहीं गया, आपको क्वेश्चन करना तो बता दें। सारा क्लियर हो गया, आज का सारा लेक्चर क्लियर है, चलिए प्रैक्टिस करेंगे आगे।